एक मिनट के लिए इमेजिन कीजिए दैट देयर इज अ प्राइवेट कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, एंड दैट रूल्स ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट. इट हैज इट्स ओन आर्मी विच वॉज ट्वाइस द साइज ऑफ द ब्रिटिश आर्मी. और वो कंपनी अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रही है. लेकिन ये कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और इसके अपने एम्प्लॉयज इंडिया को इस तरीके से लूट रहे हैं लाइक देयर इज नो टुमारो. Now in London, a 24-year-old young man becomes the prime minister. And उनका नाम क्या था? उनका नाम था William Pitt the Younger. He has to answer one big question. Should Britain let this private company keep ruling India? Or should the British government take control? The decision he took in 1784 is called Pitt's India Act, and this one act changed the history of India forever. आज हम देखेंगे कि किस तरीके से 24 साल के प्राइम मिनिस्टर ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर डाली जो उनके पिता भी सॉल्व नहीं कर पाए. आर यू रेडी? लेट्स बिगिन. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पार्ट 4 ऑफ आवर इंडियन पॉलिटी लेक्चर सीरीज. भारतीय राजव्यवस्था के भाग 4 में आप सबका स्वागत है. एंड प्रेजेंटली वी आर डीलिंग विद द टॉपिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके तहत हम देख रहे हैं आज पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784. इस वीडियो में कौन से टॉपिक हम कवर अप करने वाले हैं? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो है वो क्यों फेल हुआ. इट विल बी अ शॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू. ओके, देन हम देखेंगे मेन प्रोविजंस क्या थे. उसके बाद फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट एंड ड्रॉबैक्स ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट, एंड फाइनली हम देखेंगे PYQ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है वो क्यों फेल हुआ? उसका सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण था डिस्प्यूट बिटवीन गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट. और ये डिस्प्यूट क्यों हो रहा था? बिकॉज पावर का फाइट जो है दोनों के बीच में शुरू हो जाता है. सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं मैं पावरफुल हूँ, गवर्नर जनरल कहते हैं कि नहीं इस चीज़ के ऊपर मेरा कंट्रोल है, इसके ऊपर जजमेंट लेने का अधिकार जो है मेरा है. और इसकी वजह से क्या होता है कि दोनों के बीच में पावर का फाइट चल रहा होता है. और ये क्यों होता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन का दायरा जो है वो सही से डिफाइन नहीं किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा. ठीक है. देन करप्शन को चेक करने की बात तो कह दी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट में, और साथ में ये प्रोविजन ला दिया गया था कि प्राइवेट ट्रेड जो है वो पूरी तरीके से कंपनी सर्वेंट्स को प्रोहिबिट किया जा रहा है, यानी प्राइवेट ट्रेडिंग अब वो नहीं कर सकते थे. और साथ ही साथ वो कोई भी ब्राइब जो है नहीं एक्सेप्ट कर सकते थे, कोई भी गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे इंडियंस लोगों से. बट इन प्रैक्टिकल ये चीज़ें जो है ग्राउंड पे कुछ और चल रही थी, यानी करप्शन के जो प्रोविजंस लाए गए थे करप्शन को रोकने के लिए वो सही तरीके से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उन चीज़ों को चेक करने का कोई मैकेनिज्म जो है वो था ही नहीं. देन मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी को कहा गया दैट दे विल बी सबऑर्डिनेट टू प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल. बट यहाँ पे भी हम देखते हैं कि प्रैक्टिकली ये चीज़ जो है वो फॉलो हो ही नहीं रही थी. बॉम्बे एंड मद्रास जो हैं वो कलकत्ता को फॉलो कर ही नहीं रहे थे, जिसके वजह से जो सेंट्रलाइजेशन की कोशिश की गई थी, एक अटेम्प्ट तो किया गया, बट ये अटेम्प्ट जो है वो रियलिटी में फलता फूलता नहीं दिख रहा था. एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि जिसको आपने हेड बना के रखा है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, वो खुद पावरलेस फील कर रहा था, क्योंकि उसके पास काउंसिल में 4 लोग दिए गए थे और यहाँ पे वोट की जो पावर है वो सबकी इक्वल थी. यानी 4 जो काउंसिल के मेंबर थे एंड एक जो गवर्नर जनरल है, इन सब के वोट की वैल्यू सेम थी. और जो भी डिसीजन लेना था वो मेजॉरिटी वोट से लेना था. तो मेजॉरिटी वोट से जब लेना था तो गवर्नर जनरल जो है वो पावरलेस हो जाता है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग को ही गवर्नर जनरल का जो काउंसिल है उसने कई बार वोटिंग में हरा दिया था. तो गवर्नर जनरल जो है वो कोई डिसीजन लेना चाहता है, बट चाह के भी वो ले नहीं पाता है, क्योंकि सबके वोट की वैल्यू जो है वो सेम रखी गई थी. एंड यहाँ पे मेंबर्स जो थे वो ज़्यादा थे काउंसिल के अंदर, जिसके वजह से गवर्नर जनरल जो है उसको हार का सामना करना पड़ रहा था. इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा कि कंट्रोल बनाने के लिए कुछ और चीज़ें जो है वो करनी पड़ेगी, और कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बनाना जरूरी भी है पॉलिटिकल अफेयर्स में. इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो आता है. ये बिल जो है विलियम पिट द यंगर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो उस समय ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बने थे. एंड ये प्राइम मिनिस्टर बने एट द एज ऑफ 24. ठीक है, कब बने? 1783 में. और ये जो बिल लाया गया पिट्स इंडिया एक्ट,
इसके तहत पहली बार ये कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो टेरिटरी इंडिया में होल्ड कर रही है दैट इज ब्रिटिश पोसेशन। और यहाँ से एक बात सामने निकल के आती है, ये ब्रिटिश पोसेशन कहा गया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वर्ल्ड को ये बता दिया दैट इंडिया जो है वो कंपनी की प्रॉपर्टी नहीं है, इंडिया जो है वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर ही आएगा। ठीक है, ब्रिटेन की वो टेरिटरी है और कंपनी तो जस्ट एक केयर टेकर के रूप में है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ से साफ झलक के आता है कि इंडिया का कंट्रोल जो है अब कौन ले रहा है? ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, सो क्राउन रूल जो है वो यहाँ से एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाता है और ये जाके फाइनली पूरी तरीके से क्राउन रूल के अंदर कब आता है? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है, 1857 रिवोल्ट के बाद क्या हुआ था? इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया एंड क्राउन रूल जो है वो डायरेक्टली ला दिया जाता है इंडिया के ऊपर। मेन प्रोविजंस की अगर हम बात करें 1784 के एक्ट की, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो फीचर था पिट्स इंडिया एक्ट का वो ये था दैट दिस एक्ट क्लियरली सेपरेटेड पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कमर्शियल फंक्शन क्या हैं, क्या रहेंगे, उसको सेपरेट कर दिया गया और साथ ही साथ पॉलिटिकल फंक्शंस क्या रहेंगे, क्या हैं, उसको भी सेपरेट कर दिया गया और इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो बनाया गया। ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है यहाँ से एग्जिस्टेंस में आता है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है बहुत ही चालाकी से ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कंट्रोल बनाना शुरू कर देती है। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनने से पहले यानी पिट्स इंडिया एक्ट आने से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वही इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस को संभाल रहे थे। बट क्या होता है, पिट्स इंडिया एक्ट आने के बाद गवर्नर जनरल जो इंडिया में है वो अब किसकी बातों को सुनेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बातों को सुनेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में मेंबर्स कौन है? ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं। ठीक है, क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, तो ऑटोमेटिकली ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो किसका काम करेगा? क्राउन का, यानी गवर्नमेंट का काम करेगा। तो हम देख रहे हैं कि गवर्नर जनरल को पहले बात किसकी सुननी पड़ती थी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की, जो कि कंपनी को रिप्रेजेंट करते थे। बट अब गवर्नर जनरल को किसकी बात सुननी पड़ेगी? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसकी बात करेंगे? गवर्नमेंट की, क्राउन की। तो इस तरीके से गवर्नमेंट का कंट्रोल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर बनना शुरू हो जाता है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उसके अंदर 6 मेंबर होते हैं, जिसमें से 2 जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं और बाकी जो 4 हैं वो क्राउन के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। इनका काम क्या दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या कहा गया कि एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी मैटर्स हैं वो आपको लुक आफ्टर करने हैं। ठीक है, कोई भी वार होगा, पीस होगा, उन सारी चीज़ों को आपको देखना है। कोई भी फॉरेन रिलेशन जो है उससे रिगार्डिंग कोई लॉ लाना है या एग्रीमेंट करना है, उन सारी चीज़ों को अब कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा। ठीक है, देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स में कितने मेंबर्स थे? 24 मेंबर्स। एंड इनको कौन इलेक्ट करता था? तो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स थे वो इलेक्ट करते थे इन 24 मेंबर्स को। ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ये बोला गया कि भाई तुम बिजनेस पे ध्यान दो, प्रॉफिट कमाओ और बिजनेस को एक्सपेंड करने की कोशिश करो। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है अब हम देखने वाले हैं, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने वाले हैं, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट देखने वाली है। और तुम एक कंपनी के सीईओ के रूप में बस कंपनी का प्रॉफिट जो है वो देखो। ओके, और ये जो ड्वेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल आया या फिर डबल गवर्नमेंट आया, इसमें क्या हुआ कि कंपनी को रिप्रेजेंट किया जा रहा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट किया जा रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। ठीक है, सी फॉर कंपनी, सी फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बी फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, बी फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इस तरीके से ड्वेल सिस्टम ऑफ कंट्रोल जो है वो लाया जाता है इंडिया में। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हमने देखा था कि एक गवर्नर जनरल होगा और 4 जो हैं काउंसिल के मेंबर होंगे। इसकी वजह से क्या हो रहा था कि काउंसिल से गवर्नर जनरल जो है वोटिंग में हार जा रहा था। इसीलिए पिट्स इंडिया एक्ट लाकर एक काम किया गया कि जो काउंसिल में 4 मेंबर थे उसमें से एक मेंबर को घटा के काउंसिल जो है अब 3 मेंबर की कमेटी जो है बन जाती है।
ठीक है, गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, अब उसके अंदर 3 लोग होंगे, पहले 4 लोग थे। तो अब क्या होगा, इन टोटल एक गवर्नर जनरल और 3 मेंबर जो हैं वो मिला के गवर्नर जनरल इन काउंसिल बनेंगे। पहले वोटिंग जो है 3:1 हो जाती थी तो वारेन हेस्टिंग को हारना ही था। बट यहाँ पे अगर हम देखें पिट्स इंडिया एक्ट में तो 2:1 की भी अगर वोटिंग होती है, यानी एक पर्सन भी गवर्नर जनरल के सपोर्ट में है, तो भी ये बिल जो है पास हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? टोटल काउंसिल में 3 लोग हैं, 2 लोग जो हैं वो मान लेते हैं कि नो बोल रहे हैं और गवर्नर जनरल को यस करवाना है, तो 3 में से एक जो है वो यस के फेवर में है। तो गवर्नर जनरल का वोट एक बाकी है, तो गवर्नर जनरल जो है इसमें वोट डाल देगा, तो क्या हो गया, 2:2 का हो गया, यानी 2 वोट जो है नो में आ गए, 2 वोट जो है वो यस में आ गए। अब गवर्नर जनरल का एक और वोट है, वो कौन सा, कास्टिंग वोट, यानी टाई ब्रेकिंग वोट। तो टाई ब्रेकिंग वोट के लिए गवर्नर जनरल जो है वो वापस यस में वोट कर देगा। तो इस तरीके से 2:3 जो है वैसे करके, कास्टिंग वोट वाला यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, सो डोंट गेट कंफ्यूज। तो इस तरीके से ये जो बिल है वो गवर्नर जनरल के हिसाब से पास हो जाएगा। तो ये चीज़ जो है वो पहले नहीं हो रही थी, उसको पिट्स इंडिया एक्ट जो है लाकर किया गया। अब प्रैक्टिकली गवर्नर जनरल को जो काउंसिल है वो ओवरराइड नहीं कर सकता था। एंड साथ ही साथ पिट्स इंडिया एक्ट में ये भी किया गया कि जो गवर्नर है एंड गवर्नर जनरल काउंसिल में जो लोग हैं उनको कौन अपॉइंट करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल किसके कंट्रोल में है, मीन्स उसको कौन देख रहा है, ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अल्टीमेटली जो काउंसिल के लोग हैं वो किसको फेवर करना शुरू कर देंगे, गवर्नमेंट को। क्योंकि इस एक्ट में ये भी बात कही गई कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चाहे किसी को भी रिकॉल कर सकती है, यानी अगर किसी का पोस्टिंग इंडिया में किया गया था तो बिना कोई कारण बताए उसको वापस इंग्लैंड में बुलाया जा सकता है। तो ये एक फियर भी था और ये एक तरीके से हम कहें तो सिस्टम को कंट्रोल करने का तरीका भी था। इन वजहों से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में आना शुरू हो जाती है। एंड 1784 का जो एक्ट है वो पूरी तरीके से मैंडेट कर देता है दैट सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी इंडिया एंड ब्रिटेन में ज्वाइनिंग के 2 महीने के अंदर ही डिक्लेयर करनी होगी। तो ये किस लिए लाया गया था, ये इसलिए लाया गया था ताकि करप्शन जो है उसको चेक किया जा सके। पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा एक न्यू ऑफिशियल टाइटल जो है वो क्रिएट किया जाता है और वो क्या था, वो था गवर्नर जनरल इन काउंसिल। तो मैंने शायद पार्ट 2 में आपसे बोला था कि गवर्नर जनरल एंड काउंसिल एंड गवर्नर जनरल इन काउंसिल दोनों में डिफरेंस होते हैं, उसका मैं बताऊंगा। तो अभी हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। 1784 से पहले गवर्नर जनरल एंड काउंसिल हुआ करता था, इसको हम इस तरीके से ही कहते थे। बट यहाँ पे क्या होता था कि सबका पावर जो है वो ऐसा लगता था कि इक्वल है। गवर्नर जनरल पावरफुल था बट काउंसिल के सामने जो ये नाम रखा जा रहा है और जो वोट का पावर था वो सेम था, इसीलिए हम कह सकते हैं कि वहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाता था कि गवर्नर जनरल के पास पावर है। बट 1784 से क्या किया गया कि इस चीज़ को बदल के कहा गया गवर्नर जनरल इन काउंसिल, मतलब गवर्नर जनरल जो है वो हेड रहेगा और काउंसिल जो है वो एडवाइजरी रहेगी, ये इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ से एक सिंबॉलिक वे में भी ये दर्शाया गया कि गवर्नर जनरल जो है उसका रोल इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है एंड सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जो है उसको हम और स्ट्रांग कर रहे हैं। आई होप कि ये पॉइंट जो है वो क्लियर हुआ होगा। देन बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी जो हैं उनको कंप्लीटली सबऑर्डिनेट बनाया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के। रेगुलेटिंग एक्ट में तो कहा गया था कि बंगाल जो है वो सुपीरियर रहेगा मद्रास एंड बॉम्बे के ऊपर, बट इन रियलिटी ये चीज़ हो नहीं रही थी एंड दे वेयर इग्नोरिंग कैलकाटा प्रेसिडेंसी, यानी गवर्नर ऑफ बंगाल को वो लोग जो है इग्नोर कर रहे थे। बट पिट्स इंडिया एक्ट में क्लियरली ये बता दिया गया दैट दे मस्ट ओबे ऑर्डर्स फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन ऑल पॉलिटिकल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू मैटर्स। और इस तरीके से हम देख रहे हैं दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एक आदमी, एक बंदा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो रियल बॉस बनने जा रहा है, बन जाता है ब्रिटिश इंडिया का। ठीक है, और इस पावर को एफिशिएंटली किसने यूज किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, अब इंपॉर्टेंस अगर हम देखें पिट्स इंडिया एक्ट की, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट
के द्वारा हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्टली इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इन्वॉल्व हो जाती है। क्लियरली कमर्शियल एंड पॉलिटिकल जो फंक्शंस हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, उसको सेपरेट किया जाता है एंड चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की जाती है। गवर्नर जनरल जो है उसका पोस्ट अब थोड़ा ज़्यादा पावरफुल जो है बनाया गया, और ये एक स्टेप और ले जाता है टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन। साथ ही साथ हम देखते हैं दैट पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो फाउंडेशन ले कर देता है फॉर ब्रिटिश क्राउन कंट्रोल, जो कि कंप्लीट होता है 1858 में। ड्रॉबैक्स की अगर हम बात करें तो ड्वेल सिस्टम जो है वो एग्जिस्टेंस में आया, जिसकी वजह से कन्फ्यूज़न जो है वो क्रिएट होता है एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हो जाता है। इंडिया जो है वहाँ पे इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन जो है अभी भी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, लाखों लोग इंडिया में रह रहे हैं, बट यहाँ पे गवर्नमेंट कंट्रोल करना चाह रही है और किसी भी इंडियन का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं दिख रहा है, इंडियन का नाम तक नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ क्योंकि ये डिसीजंस जो हैं, कंट्रोल जो है लंदन से लिए जा रहे थे एंड दूरी भी बहुत थी, जिसकी वजह से चीज़ें जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाती थी। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है इसने मार्क कर दी बिगनिंग ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर इंडिया। अब ये PYQ हम देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट और ड्वेल कंट्रोल इन कंपनीज एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसका सही आंसर क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ये डबल गवर्नमेंट हम क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हमने देखा C फॉर कंपनी, C फॉर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, B फॉर ब्रिटेन गवर्नमेंट, B फॉर बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सो ये दोनों चीज़ें जो है वो आ जाती है, जिसकी वजह से डबल गवर्नमेंट या डुअल कंट्रोल जो है वो एस्टैब्लिश हो जाता है पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। देन पिट्स इंडिया एक्ट के तहत नंबर ऑफ पीपल कितने थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में? अंडर पिट्स इंडिया एक्ट द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज, आंसर क्या है? 6, जिसमें से 2 जो हैं कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं एंड बाकी 4 जो हैं वो क्राउन के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, ये मेंस के क्वेश्चन हैं, आप चाहें तो इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसके मेन पॉइंट जो हैं जो आप आंसर में एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको कमेंट सेक्शन में भी मेंशन कर सकते हैं। विलियम पिट जो है वो कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बना के भेजना चाहते थे, बट कॉर्नवालिस जो है वो कहता है कि नहीं, मुझे और कुछ पावर्स मिलेंगे तो ही मैं गवर्नर जनरल बन के जाऊँगा, वरना नहीं जाऊँगा। और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए फिर हम देखते हैं और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की पावर को बढ़ाने के लिए एक अमेंडिंग एक्ट जो है वो लाया जाता है, और वो लाया जाता है 1786 में। सो अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786, जिसने गवर्नर जनरल को इतना पावर दे दिया कि इंडिया में वो प्रैक्टिकली किंग बन गया। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके कुछ डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, या फिर आप कोई बात मुझ तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट में वो चीज़ मेंशन कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच जाए। सो मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में विद अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1786। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।